ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इन सबके मिश्रित प्रभाव के बारे में, जो आने वाले करीबन 11 महीने के लिए आपके जीवन पर एक असर डालेगा। मई के महीने में यानी कि मई 2024 के शुरुआती भाग में ही बृहस्पति महाराज ने तो राशि अपनी बदल ली है, और जो बाकी 3 ग्रह हैं यानी कि राहु, केतु और शनि, इनमें से कोई भी बड़ा ग्रह इस वर्ष में अपनी राशि नहीं बदल रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके प्रभाव में कुछ बदलाव नहीं आएगा। कारण ये है कि जब बृहस्पति महाराज मेष से वृषभ में आ गए यानी कि आपके सप्तम भाव से अष्टम में आ गए, तो जो उनका संबंध बाकी इन ग्रहों के साथ है वो भी थोड़ा सा बदल गया। ज्योतिष बहुत डायनामिक है, और ये जो 4 ग्रह हैं राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, ये अधिकतम चीज़ें आपके जीवन में डिसाइड करते हैं। इनका गोचर इतना महत्वपूर्ण होता है और इतना पावरफुल होता है, कभी कभी कुंडली के योग, दशा, अंतर्दशा उनको भी ओवर पावर कर देता है। सत्य में इन 4 ग्रहों का गोचर जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आ सकता है। इस वर्ष बाकी 3 ग्रहों का, जैसा मैंने कहा, राशि नहीं परिवर्तन हो रहा। अगले वर्ष 2025 में मार्च के महीने में और मई के महीने में इन सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। जैसे 2022 में हुआ था, जहाँ पे अप्रैल 2022 में ये चारों ग्रहों ने राशि बदली थी, और बहुत लोगों के जीवन में बदलाव आए थे। जिनकी कुंडली अच्छी रही होगी, दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही होगी, उनका जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आए होंगे, और वाइसा वर्सा, यानी कि जिनका बुरा योग चल रहा होगा, कोई बुरी दशा चल रही होगी, उनके जीवन में बहुत बुरे परिवर्तन भी आए होंगे। वैसा ही अगले साल भी होगा। लेकिन ये वर्ष थोड़ी स्थिरता प्रदान करने वाला है, क्योंकि बाकी बड़े ग्रह कोई राशि नहीं बदल रहे, लेकिन उनका जो प्रभाव बृहस्पति के साथ बदलेगा उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 4 प्रमुख केंद्र बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला है कि शनि और बृहस्पति का केंद्रादि योग, क्योंकि ये दोनों बड़े ग्रह एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठे हैं। दूसरा केंद्र बिंदु होगा कि आपके दूसरे भाव यानी कि जहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ती है, वहाँ पर बृहस्पति की 7वीं, राहु महाराज की 9वीं और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, तो ये भाव बहुत एक्टिवेट हो गया। तीसरा केंद्र बिंदु होगा कि आपका 12वां स्थान, जहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं, कन्या राशि पड़ती है, वहाँ पर बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि और राहु महाराज की 7वीं दृष्टि और केतु महाराज का बैठना, यानी कि ये भाव भी आपका बहुत एक्टिवेट है। और इसके साथ ही केतु और बृहस्पति की परस्पर दृष्टि, और उन दोनों का ही आपके चौथे भाव पर प्रभाव। तो ये 4 प्रमुख केंद्र बिंदु होंगे जिनके इर्द गिर्द ये राशिफल घूमेगा। इन सभी केंद्र बिंदुओं की चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, पुनः कहूँगा, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली लग्न राशि अगर तुला है और चंद्र राशि तुला है, आपकी अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है। मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं पहले केंद्र बिंदु से। सर्वप्रथम जो हमने बात करी थी कि शनि और बृहस्पति परस्पर केंद्र भाव में बैठे हैं। ग्रहों के संबंध कई ग्रहों से अलग प्रकार से भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि साथ में बैठे हैं या दृष्टि ही डाल रहे हैं तभी उनका कोई प्रभाव रहेगा। जैसे शनि और बृहस्पति समय एक दूसरे से 4-10 की एक्सिस में है, इसको केंद्र भाव का होना कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। किसी भी भाव से एक जो दूसरे भाव में या केंद्र भाव में कोई ग्रह बैठता है, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। कोई ग्रह त्रिकोण में बैठता है, जैसे अभी बृहस्पति से त्रिकोण में केतु बैठे हैं, ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट रखते हैं उन पर। लेकिन जो केंद्र एक जो योग बनता है, केंद्रादि योग बनता है किन्हीं भी 2 ग्रहों के बीच में, तो उसमें ग्रहों का परस्पर सपोर्ट रहता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है। पहला इस पॉइंट का, इस केंद्र बिंदु का जो पॉइंट वो ये है कि शनि जो है वो आपके 5म भाव में है। इसको हम धर्म त्रिकोण तो कहते ही हैं, लेकिन साथ में ये जब आप धर्म की बात करते हैं, यानी कि ड्यूटीज़ या फिर नई स्टार्ट, जो भी जीवन की नई स्टार्ट होती हैं चीज़ें, जीवन में जो नयापन आता है, वो कहीं ना कहीं इन भावों के थ्रू ही आता है। 1, 5, 9
इसलिए ये भाव कभी कभी स्टार्ट के भाव या किसी चीज़ को इनिशिएट करने के भाव भी होते हैं। और बृहस्पति बैठे हैं 8वें भाव में जो मोक्ष त्रिकोण है, 4, 8, 12, तो ये अंत के भाव होते हैं। मोक्ष क्या अंत है, यानी कि कभी आपको जीवन में किसी चीज़ की का एंड करना है, वो केवल हम मोक्ष की बात नहीं करें क्योंकि मोक्ष एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन कई चीज़ों का अंत जो है वो इन भावों से ही देखा जाता है, 4, 8, 12। तो शनि और बृहस्पति मिलकर इन भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि इनके त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट भी एक्टिवेट हो रही है, यहाँ पे एंड भी एक्टिवेट हो रहा है। इसीलिए इनका जो परस्पर प्रभाव है वो क्या असर डालेगा? पहला, कई नई चीज़ों का स्टार्ट होगा। क्या क्या हो सकता है? जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आना आरंभ हो जाएंगी। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे जो आपके जीवन को आगे ही लेकर जाएंगे। दूसरा, आपके जीवन में एक नई लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी। आप देखेंगे कि एक नई ऊर्जा, कुछ बहुत नया करने का मन, एक अपने जीवन को नई डायरेक्शन में लेके जाने का मन आपका स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का आरंभ हो रहा है। और अंत किन चीज़ों का होगा? आपके कई एनिमीज़, आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रुओं का यहाँ पर नाश होगा। दूसरा, आपकी कई प्रॉब्लम्स का भी यहाँ पे धीरे धीरे करके अंत होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे करके इन 11 महीने के कालखंड में आपके कई प्रॉब्लम्स का अंत होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी कई एडिक्शंस पर कंट्रोल पा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि ये भावना अंत के हैं, 4, 8, 12। तो जहाँ पे शनि बृहस्पति का प्रभाव केंद्रादि योग द्वारा है, यानी कि आपकी कई एडिक्शंस का भी यहाँ पे अंत होगा। जो व्यक्ति अपनी एडिक्शंस का अंत करता है वो आगे बढ़ता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेजीनेस भी आपकी जो पिछले कुछ टाइम से चल रही थी उसमें भी आपको एक अंत देखने को मिलेगा। तो ये शनि और बृहस्पति का प्रभाव इस प्रकार से आपके जीवन के हर एरिया पर एक अच्छा प्रभाव डालेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत दिख रही है। कारण क्या है? देखिए, शनि और बृहस्पति जो दो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं कुंडली में, वो दोनों ही स्थिर स्वभाव की राशि में है। शनि अभी कुंभ में है जो स्थिर स्वभाव की राशि होती है। स्थिर स्वभाव की राशियाँ क्या होती है? 2, 5, 8, 11। और बृहस्पति भी स्थिर स्वभाव की राशि में है, 2, 5, 8, 11। और ये बार बार नहीं होता कि दोनों ही ग्रह स्थिर स्वभाव की राशियों में हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम 2024 में हैं तो 2024 में दोनों ही स्थिर स्वभाव की राशि में है। 25 में क्या होगा? शनि द्विस्वभाव, बृहस्पति द्विस्वभाव। 26 में शनि यहीं पर रहेंगे, बृहस्पति चर स्वभाव कर्क में आ जाएंगे। 27 में क्या होगा? शनि चर स्वभाव में आ जाएंगे और बृहस्पति स्थिर स्वभाव में चले जाएंगे। इसीलिए ये जो ग्रहों का योग बना है स्थिर स्वभाव की राशियों में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचम भाव और अष्टम भाव में ये केंद्रादि योग बन रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जीवन में स्थिरता लाएगा और आपका माइंड और आपकी बॉडी, यानी कि आपके आइडियाज़ और आपका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आपकी प्लानिंग और उसकी पूर्णता, हर चीज़ में एक हार्मनी रहेगी। और जब माइंड और बॉडी में एक हार्मनी बननी शुरू हो जाती है, तभी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। अन्यथा तो हम में से कई लोग प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट शायद 5% भी नहीं कर पाते। लेकिन ये वर्ष अलग रहेगा, यहाँ पे आपकी अधिकतम प्लानिंग पूर्ण होगी। जैसा मैंने कहा, माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है, माइंड और बॉडी के बीच में जो हार्मनी है, वो बहुत उच्च स्तर पर रहेगी। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर नई इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों में ही। कारण क्या है? जैसा मैंने कहा, ये दोनों ग्रह एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बृहस्पति 10वें भाव से 11वें में है, यानी कि उसका लाभ, किसका लाभ? जॉब, क्योंकि 10वां भाव जॉब का होता है। और शनि 7वें भाव से 11वें में है, यानी कि किसका लाभ? बिजनेस का लाभ। तो आप यदि जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों में ही आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो भी करियर है, जो भी बिजनेस है, उसमें बहुत तेज़ गति से ग्रोथ हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग जॉब से बिजनेस की तरफ जाना चाहते थे, कई लोगों का सपना होता है कि जॉब से बिजनेस की तरफ जाएं, उनके लिए वर्ष स्वर्णिम रहेगा। आप अपने जो ट्रांजिशन है ये बहुत आराम से कर पाएंगे। और इसका अंतिम केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु का अंतिम पॉइंट ये है कि ये वर्ष ऐसा है जहाँ पर आपको अचानक से धन की बड़ी प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनि बैठे हैं लक्ष्मी स्थान में और बृहस्पति बैठे हैं अष्टम स्थान में। ये लक्ष्मी का स्थान है, ये अचानक से धन प्राप्ति का स्थान है। तो जब ये केंद्रादि योग में बैठेंगे, ये ऐसा वर्ष है जब कई बार आपको अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है।
तो इन सब पॉइंट्स पर काम कीजिएगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु पर। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो है ट्रिपल एक्टिवेशन ऑफ योर सेकेंड हाउस, यानी कि आपके दूसरे भाव का ट्रिपल एक्टिवेशन। कैसे? बृहस्पति 7वीं दृष्टि, राहु महाराज 9वीं दृष्टि, शनि महाराज 10वीं दृष्टि। तो आपके दूसरे भाव पर यानी कि धन स्थान पर 3 ग्रहों का प्रभाव है। सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आपका पैसा बहुत तेज़ गति से ये वर्ष में बढ़ेगा। ये वर्ष धन कमाने का है। तुला के लिए ये मान के चलिए कि इस वर्ष अगर आप धन नहीं कमा पाए तो फिर आने वाले वर्ष में ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। इवन दशा अंतरदशा अच्छी नहीं भी चल रही, जिनकी अच्छी चल रही है उनके तो मान लीजिए कि ये स्वर्णिम वर्ष होगा। जिनकी सपोर्टिव नहीं भी है उनको भी लाभ हो सकता है, लेकिन हाँ प्रयत्न थोड़े से उनको ज़्यादा करने पड़ेंगे। जैसा मैंने कहा, ये ग्रहों का गोचर कभी कभी दशा अंतरदशा को भी ओवर पावर कर देता है। तो जिनका सपोर्टिव चल रहा है समय उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं चल रहा तो वो भी थोड़े से प्रयत्न ज़्यादा करेंगे, उनको भी लाभ धन के रूप में हो सकता है। तो धन की ही बात पहले कर लेते हैं। गुरु देख रहे हैं दूसरे भाव को और राहु भी देख रहे हैं दूसरे भाव को। दोनों ही अचानक से धन प्राप्ति करवा सकते हैं, और क्योंकि दोनों ही एक्सपेंशन के कारक हैं तो आपका पैसा कई गुना तेज़ गति से बढ़ सकता है। दूसरा, यहाँ पर शनि की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है। ये दोनों कंसिस्टेंसी से पैसा देते हैं। राहु कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत तेज़ पैसा देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी कभी नहीं रहती। हो सकता है आपको एक हफ्ते में 2 लाख रुपए कमवा दें, और हो सकता है अगले 2 महीने एक भी पैसा ना दें। तो राहु का अकेले प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शनि और बृहस्पति भी देख रहे हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी भी रहेगा, तो यहाँ पे एक्सपेंशन भी है, यहाँ पर न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम भी है, यहाँ पर इनकम में ग्रोथ भी है और कंसिस्टेंसी भी है शनि महाराज के कारण। इसीलिए जब कंसिस्टेंसी जब आती है ना पैसा में, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। कि एक बार पैसा आ गया ठीक है, दुनिया भर के खर्चे होते निकल गए, लेकिन आपको पता है कि रेगुलरली एक अच्छा पैसा आ रहा है, तभी व्यक्ति ग्रो कर पाता। और ये साल आपका इनकम के हिसाब से ग्रोथ का ही है। और जबकि इतने सारे बड़े ग्रह मिलकर प्रभाव डालेंगे तो आपके कई इनकम के सोर्सेस खुल सकते हैं। और आज के टाइम में या तो भाई आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो जहाँ पर बहुत सारा धन अपूर्ण एकदम मात्रा में है, जिसमें आपको कुछ कार्य करने की अवस्था ही ना हो, आने वाली पीढ़ियों को भी, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई मध्यम वर्गीय है एवं उच्च मध्यम वर्गीय है, और अगर आपके मल्टीपल या एटलीस्ट एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं हमेशा एक बॉर्डर लाइन पर जी रहे हैं। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, जो भी इवन यंग लोग जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं, कि अपने मोर देन 1 सोर्सेज ऑफ इनकम पे काम कीजिए। नहीं कर पाएंगे तो आपकी ही गलती है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, वो अपने ऊपर है कि व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपके इनकम सोर्सेज बढ़ने के योग बहुत अच्छे हैं। दूसरा केंद्र बिंदु, ये वाणी का स्थान है, इसको वाक स्थान कहा जाता है। जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, उसमें से बृहस्पति शनि भी है, राहु भी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति की दृष्टि वाक सिद्धि करवाती है कि आप जो बोलेंगे, जो थोड़ा सा मैनिफेस्ट करेंगे ना, इस वर्ष आपका पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा कि नेगेटिव वाणी अपने बारे में या अपनों के बारे में बिल्कुल मत बोलिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है जब दूसरे भाव पर ऐसा प्रभाव होता है ना, कुछ नेगेटिव बोलते हैं वो ज़्यादा कारगर हो जाता है। तो किसी के बारे में भी नेगेटिव ज़्यादा मत बोलिएगा। दूसरा, अगर आप कोई वाणी संबंधित कार्य करते हैं, कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें वाणी का उपयोग बहुत होता है, तो ये वर्ष तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसके साथ ही आपका वाणी जो है वो बहुत प्रभावशाली रहेगी। आपकी जो वाणी है वो बहुत प्रभावशाली रहेगी, और हो सकता है आप पॉपुलर हो जाए अपने वाणी के दम पर। कई लोग होते हैं वो कुछ ऐसा बोल देते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने कोई स्पीच बोल दी, कोई एक चीज़ बोल दी और वो पिकअप हो गई एल्गोरिथम द्वारा, तो आप रातों रात बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। तो वाणी के द्वारा पॉपुलैरिटी के योग हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप कोई लैंग्वेज लर्न करना चाहते थे, कई लोग आप में से कोई नई लैंग्वेज लर्न करेंगे, कई लोगों की इच्छा हो गई होगी ऑलरेडी, कई लोगों ने स्टार्ट कर भी दिया होगा, और कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। तो दूसरा पॉइंट वाणी से रिलेटेड था। तीसरा पॉइंट ये कुटुंब भाव है। तो यहाँ पर जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, बता ही चुका हूँ बृहस्पति आदि की वीडियो में, कुटुंब में पैसा आएगा, ये सब ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे इस वर्ष जो आप बहुत सालों से सोच रहे हैं, जिससे उनकी कई इच्छाओं की पूर्ति होगी। यानी कि कुछ स्पेशल आप अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए करने की योग्यता इस वर्ष रखते हैं।
चौथा केंद्र बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार बता चुका हूँ वैसे वीडियो में, ज़्यादा ये टॉपिक नहीं आता, लेकिन मैं पहले मुझे याद है मैं कई बार बता चुका हूँ कि 4 भाव होते हैं कुंडली के जो अचानक से बहुत बड़ा धन देते हैं। 2, 5, 8, 11 यानी कि इनका कॉम्बिनेशन 2, 5, 8, 11, इनको बोलते हैं पनफरा स्थान। अब यहाँ पर कनेक्शन ऑफ 4 हाउसेस हो रहा है बहुत आराम से। कैसे? दूसरा भाव हमने अभी बात ही करी है, सब देख रहे हैं, तो दूसरा भाव कनेक्टेड हो गया। पंचम में शनि बैठे हैं, 8वें में गुरु बैठे हैं और लाभ स्थान को शनि देख रहे हैं। तो 2, 5, 8, 11 चारों भावों का कनेक्शन हो गया। पुनः कहूँगा, धन कमाने के लिए इस वर्ष से अच्छा वर्ष आपके लिए आ नहीं सकता। अगर आप अपने इनकम को कंसीडरेबली और सिग्निफिकेंटली बढ़ाना चाहते हैं तो इस साल से अच्छा आपका वर्ष हो ही नहीं सकता। धन प्राप्ति के मामले में तो सबसे अच्छा साल है। और 5वां पॉइंट ये है कि आपका जो दूसरा भाव है ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर के लिए तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ ही गया, हमने बता ही दिया कि धनादि बढ़ेगा। इसके साथ ही ये जो दूसरे भाव का एक्टिवेशन है ये आपके करियर में और भी प्रकार की ग्रोथ लेके आ सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ तो एक है ही, मॉनेटरी ग्रोथ तो है ही, इसके साथ ही क्रिएटिव ग्रोथ, क्योंकि 10वें भाव से पंचम है तो आइडियाज़ और क्रिएटिविटी कार्य क्षेत्र में एकदम उच्च स्तर की रहेगी, जिसका आप उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आपका जो एक प्रभाव है, एक जो वर्चस्व है आपका कार्य क्षेत्र में, आपकी वाणी के द्वारा, आपकी जो गुडविल है आपकी वाणी के द्वारा और आपके कर्मों के द्वारा, क्योंकि कर्म स्थान भी या कर्म त्रिकोण भी होता है, क्योंकि कर्म भाव से त्रिकोण है, तो अपने कर्मों और अपनी वाणी के द्वारा और अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप इस वर्ष अपने कार्य क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम, अपनी एक अलग पहचान भी बना पाएंगे। तो ये जो केंद्र बिंदु है, इन सब चीज़ों के पॉइंट पर अगर आपने काम किया तो आपका जीवन और आगे बढ़ेगा। अगले केंद्र बिंदु पे चलते हैं तीसरे केंद्र बिंदु की, जो कि है आपके 12वें भाव का ट्रिपल एक्टिवेशन। यहाँ पे केतु बैठे हैं, राहु की दृष्टि है, बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, तो 3 ग्रहों का प्रभाव, तो ट्रिपल एक्टिवेशन हो गया। सबसे पहला हम राहु की बात करेंगे, तो राहु विदेश के कारक हैं और 12वें स्थान को देख रहे हैं, तो विदेश का संबंध, विदेश का प्रभाव और बढ़ गया। बृहस्पति भी 12वें घर को देख रहे हैं, तो 12वें भाव यानी कि विदेश का प्रभाव और बढ़ गया। और बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर भी, यानी कि राहु बृहस्पति की राशि में बैठे, तो बृहस्पति पर राहु का प्रभाव भी आएगा। मैं बता चुका हूँ कई बार कि राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जिन राशियों में बैठते हैं उनके स्वामी पर भी उनका प्रभाव पड़ता है और वाइसा वर्सा, यानी कि उन पर उनके स्वामियों का प्रभाव भी होता है। तो यहाँ पर आपके 12वें भाव का बहुत एक्टिवेशन हो गया है, यानी कि विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, विदेश पे जॉब ढूंढ रहे हैं, विदेश में कार्य करना चाहते हैं, विदेश से कुछ संबंधित आपका काम अटक रहा था, इमिग्रेशन का कार्य अटक रहा था, उन सब चीज़ों में आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। अब ये हमने बात कर ली, यहाँ पे केतु महाराज को पिक्चर में ले आते हैं। जब केतु महाराज को यहाँ पर हम पिक्चर में ले आते हैं तो क्या होता है, केतु महाराज के जो अपने कारकत्व वाले फील्ड्स हैं, IT, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, एनालिटिक्स, डेटा, ये सब आ जाते हैं। राहु का प्रभाव आ जाता है तो ड्रग्स, मेडिसिन ये आ जाता है। बृहस्पति महाराज का प्रभाव आ जाता है तो एजुकेशन, कंसल्टेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस आ जाता है। तो ये सारी फील्ड्स में अगर आप काम करते हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, अगर आप इन्हीं सारी फील्ड्स में विदेश में जॉब करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, या फिर अगर आप इन्हीं सारी फील्ड्स में विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और इसके साथ ही इन सारी फील्ड्स में अगर आप कार्य करते हैं तो आपको आगे बढ़ने का या बदलाव करने का बहुत मौका मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो 12वां स्थान है जहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, केतु, बृहस्पति, राहु का, ये 10वें भाव से तीसरा भाव है, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में अपने ज्ञान को और अपनी टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाने का मौका मिलेगा। कैसे? केतु ज्ञान है और बृहस्पति भी ज्ञान है, तो जो भी आपकी फील्ड में नॉलेज होती है उन सबको बढ़ाने का आपको अवसर मिलेगा। दूसरा, केतु जो है वो टेक्निक भी है मंगल की तरह, या फिर टेक्नोलॉजी भी है, अपने आप में वो टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े कारक बन जाते हैं। और इसके साथ ही जब राहु का प्रभाव भी यहाँ पर आ जाता है, यानी कि आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ का आभास हो जाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है इसमें कि आप अपने करियर में स्किलफुल रहेंगे, नॉलेजेबल रहेंगे और इन दोनों ही चीज़ों के एनहेंसमेंट से आगे बढ़ेंगे।
तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि 12वां भाव जो है वो डेट के एंड का होता है, यानी कि आपका जो ऋण है, क्योंकि ऋण यहाँ से है उसका अंत यहाँ से होता है। तो अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था तो बहुत संभावना है कि इस पूरे 11 महीने के कालखंड में आप उसका बहुत हद तक अंत कर पाएंगे। डिपेंड करता है कितना आपके ऊपर ऋण है, लेकिन अधिकतम ऋण का आप अंत कर पाएंगे। और इसके साथ ही कोई लीगल केस भी अगर आपका चल रहा था, क्योंकि लीगल केस भी यहाँ से आता है और उसका जो अंत होता है या उसका जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसका जो एक सेटलमेंट होता है वो यहाँ से आता है। तो यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है वो ज़्यादातर सेटलमेंट करवाते हैं, तो अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था उसका यहाँ पर सेटलमेंट हो सकता है। और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका 12वां भाव जब यहाँ पे इतना एक्टिवेट हो रहा है तो जो 3 ग्रह हैं वो अपने कई प्रकार के कारकत्व या जो मुख्य कारकत्व है यहाँ पर वो एक्टिवेट कर देंगे। जैसे केतु का प्रभाव 12वें स्थान में है, यानी कि केतु क्या कराते हैं, वो आत्मबोध के कारक यानी कि रियलाइजेशन के कारक हैं हर चीज़ में। बृहस्पति एक नई विजन देते हैं, बृहस्पति का कार्य यही होता है कि जीवन में एक नया विजन, नई राह दिखाना। क्यों, कौन दिखाएगा, और गुरु है ना, तो गुरु के अलावा और कौन राह दिखा सकता है। और राहु क्या है, रिस्क है। जिसका राहु एक्टिवेट होता है ना वही रिस्क ले पाता है। आप देखें अपने जीवन में जो आगे बढ़ता है ना व्यक्ति, बहुत तेज गति से और रिस्क लेके आगे बढ़ता है। कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा ना हुआ तो देख लीजिएगा राहु का लग्न पर, 11वें पर, 10वें पर, 6ठे पर, 30वें पर, इनमें से किसी ना किसी भाव पर राहु का प्रभाव होता है जो व्यक्ति रिस्क लेके आगे बढ़ता है। तो ये वो समय है जब इन सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो आप अपने जीवन में रियलाइजेशन के थ्रू, नई विजन के थ्रू और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के थ्रू आगे बढ़ पाएंगे। कई बहुत लाइफ चेंजिंग निर्णय आप इस वर्ष में अपने जीवन में लेंगे, जिसमें थोड़ा सा शायद रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है, और उसके थ्रू आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और अंतिम पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो 12वां स्थान है जहाँ पे इन 3 ग्रहों का प्रभाव है, ये तीसरे भाव से 10वां स्थान है, यानी कि एफर्ट्स का भाव, उससे कर्म स्थान बन गया। और ये 6ठे भाव से जो आपके स्ट्रगल्स का है और एफर्ट्स का दोबारा है, उससे 7वां भाव बन गया, यानी कि उसकी पूर्णता का। ये ऐसा वर्ष है जहाँ पर आपके अधिकतम एफर्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, यानी कि रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे। यूजुअली क्या होता है कि अधिकतम लोग अपने जीवन में प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिलता। लेकिन कभी कभी समय आता है जब हम काम कम करते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये आपका वही वर्ष है जब आपके एफर्ट्स रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे और उसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़कर रहेगा। चलते हैं आखिरी केंद्र बिंदु की तरफ, वो है केतु और गुरु महाराज का परस्पर संबंध दृष्टि द्वारा, क्योंकि गुरु केतु महाराज को देख रहे हैं, केतु गुरु महाराज को देख रहे हैं, और दोनों ही मिलकर आपके 4थे भाव को देख रहे हैं। मोक्ष आदि की मैं बात कर ही चुका हूँ बृहस्पति की वीडियो में भी, और केतु भी 12वें घर में, वो सब समझा चुका हूँ मैं। यहाँ पर क्योंकि दोनों ग्रहों का प्रभाव है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। दोनों ही ग्रह ज्ञान दिखाते हैं। केतु सूक्ष्म ज्ञान है, पहले ही बता चुका हूँ। जो चीज़ें होती है ना, जो एकदम गहराई में जाकर जो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है, जहाँ पर बहुत गहन अध्ययन होता है, सूक्ष्मता में जाना पड़ता है, वो केतु हैं। टेक्निकल फील्ड में इसकी हम बात करें तो क्या हो गया, रिसर्च, कोडिंग, डेटा, जहाँ पे एकदम कंप्यूटर लैंग्वेजेस, यहाँ पर सब गहनता में जाता है। तो सूक्ष्म जो ज्ञान होता है वो होता है केतु, और बृहत जो ज्ञान होता है वो होता है बृहस्पति, यानी कि बहुत चीज़ों का ज्ञान। जो भी व्यक्ति बृहस्पति ओरिएंटेड होता है ना, यानी कि जिसकी कुंडली बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं, आप उस व्यक्ति से किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, आप फाइनेंस की बात कर लीजिए, पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, रियल एस्टेट की बात कर लीजिए, फॉरेन पॉलिसी की बात कर लीजिए, कानून की बात कर लीजिए, सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा, क्योंकि बृहद ज्ञान होगा। हर चीज़ का ज्ञान लेने में उनको आनंद भी आता है, उनको होता भी है। लेकिन सूक्ष्मता कौन देता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा नॉलेज वो केतु देते हैं। अब यहाँ पे दोनों का ही संबंध हो रहा है, यानी कि बृहद लेवल पर भी आपका ज्ञान बढ़ेगा और सूक्ष्म लेवल पर भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। ऑकल्ट की तरफ आपका ध्यान बहुत जाएगा, ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, स्पेशली ये 8 और 12वां भाव ये तंत्र दिखाते हैं। अब तंत्र क्या है ना, आजकल पॉडकास्ट के थ्रू बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन मैं सबको ये बोलता हूँ, मत उस डायरेक्शन में जाइए अगर आपको ज्ञान नहीं है और आपके पास गुरु नहीं है। अपने हाथ मत जलाइए। तंत्र एक दो-धारी तलवार है। कई लोगों को मैंने मना भी किया है, नहीं भी मानते लोग, और साधनाओं में पड़ जाते हैं बिना किसी गाइडेंस के, और अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो तंत्र में अगर जाना है तो किसी गुरु की गाइडेंस के थ्रू ही जाइएगा, वो भी वाम मार्ग, कौलाचार आदि इन सब में बिल्कुल नहीं जाना। सात्विक मार्ग से तंत्र में जाएंगे, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। ज़्यादा इन चीज़ों में मत डूबिएगा बिना गुरु के संरक्षण के। तो ऑकल्ट की तरफ आपका ध्यान बहुत बढ़ेगा। दूसरा,
ये ऐसा साल है जब आप बंधनों से मुक्त होना भी चाहेंगे और हो भी पाएंगे। यूजुअली क्या होता है ना कि हमने अपने आसपास खुद ही हम माया का घेरा बांध लेते हैं। ये हमारे भाई बहन है, हमें इनका भी अच्छा करना है, हमें इनसे संबंध बना के रखने हैं। ये हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ओहो हमें तो सबके नज़रों में अच्छा रहना है, हमें सबके लिए करना है, पार्टीज़ में जाना है, ये देना है, वो देना है, ये करना है। हम क्या करते हैं, हम ये बंधन ही क्रिएट करते हैं। तो इनसे निकलना भी बहुत आसान नहीं होता। हर व्यक्ति बंधनों से मुक्त, बंधनों से भरा ही हुआ है, बंधनों से घिरा ही हुआ है। पहले शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के भी बच्चे चाहिए होते हैं, उन सबका परवरिश देखनी होती है, सब बंधन ही है। लेकिन ये वो वर्ष है जब आप बंधनों से मुक्त होना चाहेंगे, और कई ऐसे बंधन जो गैर ज़रूरी हैं आपके जीवन में, जो आपको जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन की क्षमता को और एकाग्रता को दोनों को ही बढ़ा पाएंगे, और ये आपके जीवन के हर एरिया में काम करेगा। अगला पॉइंट ये है कि आप बहुत चीज़ों पे रिसर्च कर पाएंगे। यहाँ पे मैं प्रोफेशनल रिसर्च की बात तो कर ही रहा हूँ कि आप काम ही कोई रिसर्च वाला करते हैं, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करने का आपको मौका मिलेगा। जैसे मैंने कहा, गहनता से जाने का अवसर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट ये है कि ये वर्ष आत्ममंथन का है। ये केतु जो ना आइसोलेट करते हैं। कोई ग्रह जो व्यक्ति को अपने बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान करवा सकता है ना, वो केतु महाराज ही हैं। शनिदेव भी है, लेकिन केतु जितना आत्मज्ञान और आत्ममंथन कोई ग्रह करवा ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा सूक्ष्मता है, ये आपको आपकी पहचान करवाएंगे। अधिकतम हम लोग क्या ना, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि हम क्या है, हमें क्या चाहिए। हम तो दूसरों के जीवन में ही इतना घुल के रह जाते कि उनको क्या चाहिए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं, ये सब चीज़ों में ही पड़े रहते हैं। अपने दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आत्ममंथन का समय आज के टाइम में लोगों के पास है ही नहीं। लेकिन ये वो साल है जब आप आत्ममंथन कर पाएंगे और अपने जीवन में क्लैरिटी ला पाएंगे। जो व्यक्ति आत्ममंथन करता है उसके जीवन में क्लैरिटी आती है। इससे जो व्यक्ति अकेले रहते हैं ना, आप देखेंगे उनका माइंड यूजुअली बहुत क्लियर रहता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। और जो लोग सोशल बटरफ्लाइज होते हैं, सभी नहीं लेकिन अधिकतम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा और अध्यात्म का रियल मतलब समझ आएगा। अध्यात्म तो एक्चुअल का जो अध्यात्म होता है वो आइसोलेशन होता है। जो व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता ना, वो अध्यात्म की तरफ जा ही नहीं सकता। भूल जाइए कि वो अध्यात्म की तरफ जाएगा, क्योंकि आप जाके तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं और अपने रील्स बना रहे हैं, फोटोज़ खींच रहे हैं, ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन वो अध्यात्म नहीं है। वो भक्ति हो सकती है, वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म अलग चीज़ है, जहाँ पर आप अकेला रह पाएँ और ईश्वर के तत्व से जुड़ पाएँ, वो अध्यात्म होता है। जो व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता वो कभी अध्यात्म की तरफ बढ़ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। तो ये वो साल है जब आप अध्यात्म की तरफ अवश्य आराम से और एक बेहतर रूप से जा पाएंगे। इन सब चीज़ों का एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। वो क्या होगा कि आपका, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण बहुत एक्टिवेट है यहाँ पर तो प्रभाव है ही, और दोनों मिलकर चौथे घर को देख रहे हो। 4, 8 और 12 ये सारे मोक्ष त्रिकोण होते हैं। अब यहाँ पर इतने बड़े ग्रहों का प्रभाव है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो जाएं। आप इतने डिटैच्ड हो जाएं कि आप संबंधों को छोड़ने पर तत्पर हो जाएं। आप अपने विवाह को छोड़ने के तत्पर हो जाएं, अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाएं, अपने बच्चों तक को छोड़ने के लिए तत्पर रह सकते हैं। ये उनके साथ ज़्यादा होगा जिनके इस समय केतु, शनि या इवन अगर उनके शुक्र की ही दशा चल रही है और वो थोड़ी सी बुरी अवस्था में है, तो ऐसे में जातक त्याग बहुत करना शुरू कर देता है। तो जो डिटैचमेंट की जो भावना है ना, ये बहुत ज़्यादा हो सकती है और ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी ला सकती है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। एक ही बार उपाय करना है, बार बार उपाय नहीं करना। शिव मंदिर जाना है। जो लोग मंदिर जा सकते हैं, अगर भारत में हैं तो मंदिर ही जाइएगा। बाहर जो नहीं जा सकते वो जितना हो सके घर में रहकर कीजिएगा। शिव मंदिर जाइएगा। और वैसे बाहर भी आजकल कई कंट्रीज़ में मंदिर अवेलेबल हैं। हाँ, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। यूरोप आदि में बहुत मंदिर नहीं है तब भी। तो जो लोग नहीं जा सकते वो घर में रहकर इवन मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको किसी भी दिन शिव मंदिर जाना है। सबसे पहले पूरे शिव परिवार का नंदी देवता सहित गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। तो ये 5 चीज़ों से उनको द्रव्य बनाकर पूरे परिवार का अभिषेक करना है। फिर पुनः गंगा जल से अभिषेक करना है। फिर क्या करना है, आपको 4 प्रकार के फल का भोग लगाना है, 4 प्रकार के फूल अर्पण करने हैं, 4 प्रकार की मिठाई का भी भोग लगाना है। फिर 4 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में कुछ गेहूं के डालने हैं। और फिर ओम काल पुरुषाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है।
इसके बाद आपको 2 चीज़ें और करनी है बस। जो फूल वहाँ पे आपने अर्पण किए हैं, उनमें से कुछ फूल उठाकर 2, 3, 4, 5 फूल उठाकर आपको लाने हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देने हैं। और जो वो मिठाई भी आपने अर्पण करी है, उसमें से कुछ का खुद भी सेवन कर लेना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए ये 4 ग्रह मिलकर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।